हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र जनरल साइंस का। और इससे पहले जो 10 या 11 पार्ट्स आ चुके हैं, आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। हम सीक्वेंस से सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं और पहले जिस साइंस में हम कवर कर रहे हैं फिज़िक्स को। तो आई होप अब तक आपने जो वीडियोज़ आए हैं वो देख लिए होंगे। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। 99 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 99 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है और इनमें से बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है। पहला पॉइंट कहता है यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। जहाँ पर वो वास्तविक रूप से होगा उससे वो थोड़ा पास उसको प्रतीत होगा। सेकंड पॉइंट कहता है यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से कुछ ऊंचाई पर लगता है। जल के अंदर अगर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देख रहा है तो सिक्का उसको वास्तविक स्थल से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट करेक्ट हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पर जो दोनों ही परिस्थितियों में है वो अपवर्तन का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी दिशा और चाल में परिवर्तन करता है। ठीक है, पहली परिस्थिति में जल से बाहर स्थित प्रेक्षक के संदर्भ में, वो प्रेक्षक कहाँ पर था जो उसको ऑब्जर्व कर रहा था? जल से बाहर। उसमें प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रही है, यानी कि जल से वायु में प्रवेश कर रही है। अतः अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से उसको कहाँ प्रतीत हो रहा है? निकट। दूसरी स्थिति में जल के अंदर स्थित प्रेक्षक है, उसके संदर्भ में यहाँ पर जो प्रकाश है वो विरल से सघन में जा रहा है, यानी कि वायु से जल में प्रवेश कर रहा है। अतः सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत उसको कैसा दिख रहा है? ऊंचा दिखाई दे रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। 100th क्वेश्चन की बात करते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वो है, मतलब जल में जो वायु का बुलबुला होगा वो किसकी भांति व्यवहार करेगा। कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह, यानी कि कॉनकेव लेंस की तरह। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से। पानी में डूबा हुआ जो वायु का बुलबुला है उसकी सतह होती है उत्तल, तो अवतल लेंस की भांति वो व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से ज़्यादा होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले की लेंस की प्रकृति चेंज हो जाती है। जैसी उसकी सतह होगी उससे उल्टी कैसी होगी? लेंस की प्रकृति होगी, क्योंकि पानी का जो अपवर्तनांक है वो किससे ज़्यादा है? वायु से। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। 101 क्वेश्चन की बात करते हैं। 101 कहता है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो ऑप्शन सी, यानी कि अपसारी लेंस। अपसारी लेंस कहें या अवतल लेंस कहें एक ही बात है। तो क्वेश्चन थोड़ी लैंग्वेज और ऑप्शंस चेंज करके पूछा है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी कि अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 कहता है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण की ऊंचाई हमेशा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा दर्पण होना चाहिए। अगर कोई एच ऊंचाई का व्यक्ति है, समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? h/2 यानी कि हाफ होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो पूछी है, वो कितनी होती है? तो अनंत यानी कि इनफाइनाइट। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो हमेशा इनफाइनाइट होगी। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक रिलेशन देख सकते हैं 1/d0 प्लस 1/di इज इक्वल्स टू 2πr। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो हमेशा अनंत होगी, इनफाइनाइट होती है। 104 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है कि 105
1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जैसा हमने देखा कि व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तो जितनी व्यक्ति की लंबाई यहाँ पर दी हुई है आप उसको हाफ कर देंगे तो आपको दर्पण की न्यूनतम लंबाई मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में आता है। तो ये आपको पता होना ही चाहिए, क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है या निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज़ होता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए यूज़ होता है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और याद रखिए निकट दृष्टि दोष के लिए यूज़ होता है अवतल लेंस, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए आपको दूरदृष्टि दोष में होता है क्या कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर की स्पष्ट दिखाई देती हैं, और यहाँ पर उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है इसके निवारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 106 क्या कहता है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में क्या बातें सही नहीं हैं। तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टतः देख सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। दूरदृष्टि दोष में पास का नहीं दिखाई देता ना, दूर का तो दिखाई देता है, तो ऑप्शन तो ए तो सही है। दूसरा कहता है कि लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, ये बात भी सही है। थर्ड कहता है निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, तो इसीलिए पास की वस्तु इसमें नहीं दिखाई देती क्योंकि जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है। और डी कहता है कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ होता है, तो ये बात गलत है। जो कि हमने अभी पढ़ा कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 107 कहता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है। तो अभी हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यूज़ होता है, यानी कि कॉनकेव, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। 108 कहता है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कौन से लेंस से, तो अभी हमने पढ़ा अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करते हैं किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 110 निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, फिर से वही क्वेश्चन है, तो अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं, क्या कहता है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आँखों में स्थित कोन फोटो रिसेप्टर, आँखों में जो कोन फोटो रिसेप्टर होता है तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होता है तीव्र प्रकाश में, जबकि जो रॉड रिसेप्टर होता है वो अंधेरे में, यानी कि दिन के समय, है ना, एक कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं दिन के समय कौन जो फोटो रिसेप्टर है वो यूज़ होता है, और रात के समय यानी कि अंधेरे में कौन काम करता है, रॉड रिसेप्टर, वो अधिक अनुकूल होता है रात के समय। तो तीव्र प्रकाश में जो रॉड रिसेप्टर है वो समाप्त हो जाता है या क्षीण हो जाता है, जबकि अंधेरे में रोडोप्सिन के पुनः विरचन या उसका पुनः संश्लेषण हो जाने के कारण अंधेरे में रखी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो तीव्र प्रकाश के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर पुतली के आकार में परिवर्तन भी होता है, जिससे आंखों को अंधेरे के प्रति अनुकूलित होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 112 पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। ये क्वेश्चन शायद आपने कहीं ना देखा हो सकता है, ये कम देखने को मिलता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉलेजेबल भी है कि पढ़ने में जो लेंस यूज़ होते हैं, जो ग्लासेस यूज़ होते हैं, उनमें कौन सा लेंस होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, उत्तल लेंस। पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस होते हैं उनमें उत्तल लेंस का यूज़ होता है, अब आप ध्यान रखेंगे। 113 क्वेश्चन क्या कहता है, आँख में संकेंद्रण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, यानी कि अगर लेंस की उत्तलता में परिवर्तन होगा तभी आँख में क्या होता है, संकेंद्रण होता है। तो आँख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 114 ये क्या कहता है
114 कहता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए कहता है मृग तृष्णा एक प्राकशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी कहता है सर्च लाइट में अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन सी कहता है गर्मी में सामान्यतया सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े जो गाढ़े रंग के कपड़े होते हैं उनकी तुलना में वरीय माने जाते हैं। और डी कहता है एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान नाक गले की जांच के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि डी में कुछ गलत बातें लिखी हुई हैं। क्योंकि जो डॉक्टर यूज़ करते हैं कान नाक गले की जांच के लिए वो उत्तल नहीं अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। और बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तो हेड मिरर का यूज़ डॉक्टर द्वारा जो कान नाक और गले की जांच के लिए किया जाता है, हेड मिरर का यूज़, ठीक है। और ये एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की 115। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा है। खोज बत्ती यानी कि खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, तो उसमें नतोदर दर्पण है। ये नतोदर दर्पण जो है आई थिंक ये अवतल दर्पण को यहाँ पर कहा गया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर सर्च, हाँ, तो नतोदर दर्पण जो अवतल दर्पण को कहा जाता है। तो जो सर्च लाइट होती है और कारों की जो हेडलाइट होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ में, जो सर्च लाइट होती है और जो कारों की हेडलाइट होती है उसमें अवतल लेंस या अवतल दर्पण को का यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 क्या कहता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये आप सभी जनरली जानते ही होंगे। तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ये होती क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो नेत्र के सामने की वो निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, न्यूनतम दूरी, ठीक है, वो होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और सामान्य आँख के लिए ये होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 117 क्या कहता है सामान्य आँखों के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है, सेम क्वेश्चन वही है, तो 25 सेंटीमीटर। अब आप ये नहीं भूलेंगे, आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 118 क्वेश्चन की बात करते हैं मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, तो 25 सेंटीमीटर, अगेन द सेम क्वेश्चन। 119 क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है। आँख के लेंस की जो फोकल दूरी होती है वो किसके कार्य द्वारा परिवर्तित होती है, चेंज होती है। तो जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, सिलियरी मांसपेशी। जो हमारी आँख में सिलियरी मांसपेशी होती है उसके, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलियरी मांसपेशी के शिथिलन संकुचन से आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आँख के लेंस की फोकल दूरी परिवर्तित होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आँख में क्या होती है, एक सिलियरी मांसपेशी होती है, उसके ही शिथिलन संकुचन से क्या होता है, आँख के लेंस की मोटाई चेंज होती है, ठीक है। और जो फोकल दूरी है वो लेंस की उससे चेंज होती है। तो गाइस ये आज का वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छे से हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।